Good afternoon. Myself, Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. Welcome in our Doctor Live. आज हमारे साथ है डॉक्टर विनय कुमार साहू, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, फेलिक्स हॉस्पिटल। नमस्कार सर। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टेयर की। हमने देखा होगा बहुत बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका टेयर लिगामेंट उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ ही नहीं था और ये रप्चर कैसे हो गया। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या है और इसके टेयर के बारे में हम जानेंगे। सर, एसीएल लिगामेंट टेयर क्या है? एसीएल जो लिगामेंट होती है वो एक नी जॉइंट के अंदर की लिगामेंट होती है। जैसे हम ये जो सैंपल से बता पाएंगे, ये नी जॉइंट है, ये थाई बोन है और ये लेग बोन है। तो ये वाले जॉइंट के अंदर ना, ये जॉइंट को स्टेबल करने के लिए कुछ लिगामेंट्स होती हैं। जैसे ये बाहर वाली लिगामेंट है, वैसे ही एसीएल जो होती है ये इनसाइड द जॉइंट होती है। ये एंटीरियर की तरफ होती है, इसीलिए इसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। ये जॉइंट को स्टेबल करने के लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट लिगामेंट होती है। तो इसके टियर के इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है कि अगर ये लिगामेंट टियर होती है तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है। ओके सर, किस वजह से होती है, किस वजह से टियर होता है? जनरली जो एसीएल की जो टियर या इंजरी होती है वो स्पोर्ट्स वाले जो पर्सन होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, उनमें ही ये मोस्ट कॉमन होता है। जब वो खेलते हैं तो नी की ट्विस्टिंग इंजरी होती है, वेल्कस ट्विस्ट वाले काइंड ऑफ इंजरीज होती है, तो उसी में एसीएल टियर होता है। तो मोस्ट कॉमनली वही है। और बाकी अगर देखा जाए तो कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो, फॉल वगैरह हो, तो फॉल में भी वो अदर इंजरीज के साथ वो एसोसिएटेड होती है। लेकिन जो एथलीट्स होते हैं वो मेनली उनमें आइसोलेटेड एसीएल अगर टियर कहा जाए तो एथलीट्स वगैरह में ज़्यादा कॉमन होती है। सर, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो क्या सिम्टम्स लेके पेशेंट्स आते हैं? क्योंकि क्या ऐसा भी होता है कि कभी टियर हुआ और हमने ध्यान नहीं दिया और वो काफ़ी समय के बाद मतलब वो पेन लेके आएगा या कुछ? इनिशियली ऐसा होता है कि अगर कोई पेशेंट को अगर डे 1 या डे 2 में देखे, अगर एसीएल टियर के साथ वो आता है तो पेन और वो स्वेलिंग होती है जॉइंट का, जो नी जॉइंट के एरिया के अराउंड पेन और स्वेलिंग होती है। तो वो एक अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास वो जाते हैं। तो फर्स्टली वो एक्सरे होता है वहाँ का। तो क्योंकि एसीएल एक बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो एक्सरे में अगर हम करवाते हैं तो वो जॉइंट का एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो वो तो लोग ऐसा होता है कि वो एसीएल इंजरी मिस हो जाती है। तो लोग वो कहते हैं कि कोई इसमें बोनी इंजरी नहीं है, तो हमारे दिमाग में वो एसीएल इंजरी वाली बात आती भी नहीं है, तो फिर लोग उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन विद टाइम ऐसा वो होता है कि क्योंकि एसीएल जो इंजरी होती है वो जॉइंट को स्टेबल करती है, जो एसीएल लिगामेंट का जो काम है। तो विद टाइम मतलब वीक्स एंड मंथ्स के बाद पेशेंट वो मतलब फील करते हैं कि उनकी नी जॉइंट में बैलेंस और वो ये स्टेबिलिटी के इश्यूज होते हैं। तो फिर बाद में हमारे को ये एमआरआई करवाने की बात आ जाती है। जब पेशेंट एमआरआई करवाता है तो एमआरआई की फाइंडिंग में तब एसीएल की इंजरी आती है। तब हम मतलब पहली बार उसको देख के कहते हैं कि हाँ, ये एमआरआई दिखा रहा है कि आपको एसीएल में इंजरी है। मतलब एसीएल अगर लिगामेंट का टियर हुआ है तो बेस्ट इज कि हम एमआरआई के थ्रू डायग्नोसिस उसमें एमआरआई के थ्रू एसीएल इंजरी की जो डायग्नोसिस होती है वो एमआरआई के थ्रू ही होता है। एक्सरे में वो मतलब एक्सरे एक्चुअली वो बोनी स्ट्रक्चर्स के लिए होता है, और एसीएल कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं, वो लिगामेंट है, तो मिस हो जाता है वो। सर, क्या ये खुद भी हील हो सकता है? नहीं, अगर मान लीजिए कि पार्शियल एसीएल टियर है, जो एमआरआई फाइंडिंग ऑब्वियसली एमआरआई से ही पता चलती है, तो विद टाइम वो खुद भी हील वो हो जाती है। मतलब फुल 100% स्ट्रेंथ में तो नहीं, लेकिन अपने एक अराउंड नियर नॉर्मल स्ट्रेंथ में एसीएल वो हील हो जाती है। लेकिन अगर कंप्लीट टियर हो, 100% टियर हो, तो फिर वो खुद से हील होती नहीं है, उसे मतलब रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। कोई उसकी सर्जरी की नीड पड़ती है। और अगर हम अभी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सर सर्जरी ही होती है?
हाँ, क्या किया जाता है सर इसमें? ACL जो जो इंजरी होती है, तो अगर कंप्लीट टीयर हो तो उसका सर्जरी से ही करते हैं। जो वो सर्जरी होती है वो आर्थ्रोस्कोपिक होती है। बेसिकली जो इसको हिंदी में कहें तो दूरबीन से वो ऑपरेशन करते हैं। तो क्योंकि ACL खुद से हील होती नहीं है, तो हमारे को उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। यानी कि हमारे को एक नया ACL बनाना होता है। हम अपने खुद के ही मतलब वो पेशेंट के बॉडी से, जैसे हैमस्ट्रिंग लिगामेंट्स होती है, वहाँ से हम वो टेंडन्स निकालते हैं और उसी को काइंड ऑफ ACL के जगह में उसे प्लेस करते हैं और उसको फिक्स करते हैं। तो वो फ्यूचर में वो ACL का काम करती है वो ऑपरेशन होने के बाद। ओके। और ऑपरेशन के बाद सर कितना ध्यान रखना पड़ता है, कितने टाइम तक पेशेंट का बेड रेस्ट रहता है? ये जो ACL के सर्जरी के टाइम के बाद अगर हम हीलिंग का टाइम देखें तो अराउंड 4 to 6 मंथ्स का टाइम चाहिए होता है बिल्कुल फुल हीलिंग के लिए। तो इस 4 to 6 मंथ्स के टाइम में कोई वो बेड रेस्ट के लिए नहीं होता है, मगर वो फिजियो की वो बात वो आती है, वो मतलब ग्रेजुएटेड फिजियोथेरेपीज होती हैं। तो अराउंड 4 to 6 मंथ्स के लिए होती हैं, और आफ्टर 4 to 6 मंथ्स के बाद जो एथलीट्स होते हैं अपने पुराने स्ट्रेंथ में वो खेल पाते हैं। तो 4 to 6 मंथ्स का टाइम एक आइडियल टाइम पीरियड होता है वो कंप्लीट हीलिंग के लिए। 4 to 6 मंथ्स चाहिए। अलॉन्ग विद दैट फिजियोथेरेपी हमें कंटिन्यू करनी पड़ती है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने हमें समझाया कि ACL टीयर क्या होता है, किस वजह से होता है और हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, और सर्जरी के बाद कितने टाइम का हमें बेड रेस्ट चाहिए। बेड रेस्ट भी नहीं, और इसमें फिजियोथेरेपी जो है वो ज़्यादा यूज़फुल रहती है। पूरे टाइम हमें फिजियोथेरेपी करनी है सो दैट हम अपने जॉइंट की मूवमेंट कंटिन्यू रखें और उसे स्टेबल करें। ACL के रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें। हम आपको खुद कॉल करके आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।